आज से हम शुरू करने वाले हैं विश्व का भूगोल के बारे में। इसमें जो पहला चीज है वो ये है कि प्राचीन भूगोल का जो जनक है वो हिकैटियस को कहा जाता है। किसे? हिकैटियस को। भूगोल शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका? ग्रीक भाषा का शब्द है। एक वर्ड आपने सुना होगा आपका लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर भी है, उसमें जो लिथो वर्ड है, लिथोस, वो बेसिकली मतलब उसका होता है कि स्टोन, और वो भी एक ग्रीक भाषा का ही शब्द है। जियोग्राफी शब्द का पहला इस्तेमाल जो है वह इरेटोस्थनीज ने किया था। व्यवस्थित भूगोल का जो पिता है वह हम इरेटोस्थनीज को ही कहते हैं। आधुनिक भूगोल का जो संस्थापक है वह अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं, जिसके नाम पे पेरुवियन जलधारा को हम लोग हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपना जीवन जो अमेजन जंगल है उसमें खोजबीन में बिता दिया था। ये बहुत बड़े कह सकते हैं आप जियोलॉजिस्ट थे। ये कहता है कि विश्व मानचित्र के निर्माण करता, ध्यान दीजिएगा वर्ड मानचित्र, और यहाँ आगे आएगा ग्लोब। तो मानचित्र के निर्माण करता अनेक जी मेंडर को कहा जाता है, और यही अगर ग्लोब का बोलेगा तो यह मार्टिन बैहम को कहा जाता है, आपका याद रखिएगा। कहता है कि भौगोलिक विश्वकोश की रचना, विश्वकोश की रचना स्ट्रैबो ने की थी। किसने? तो स्ट्रैबो ने की थी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों से मिलकर बनी है, और वो परतें कौन कौन सी हैं? वो परतें वो आपकी हैं, भूपर्पटी है, मेंटल है, क्रोड है। भूपर्पटी के ऊपरी भाग को हम लोग, मतलब कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। ये जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। तो आपको पता होगा कि जो लावा धरती के नीचे ठंडा होता है वह बनाता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेनाइट बनाता है, और जो ऊपर ठंडा होता है आराम से धीरे, मतलब जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है, वो बेसाल्ट बनाता है। तो जो भूपर्पटी तो ऊपरी भाग ही है, तो ये जो भूपर्पटी है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसकी जो मोटाई होती है वो 34 किलोमीटर के बराबर होती है, याद रखिएगा। और ये एक एवरेज मोटाई है। समुद्र के नीचे, समुद्र तलों के नीचे भी भूपर्पटी है, तो वहाँ पे ये 8 किलोमीटर के तक की मोटाई होती है, और जो पहाड़े होती है वहाँ पे आपको 34 किलोमीटर की मोटाई मिल जाएगी। इसका जो निर्माण है वो सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। कंबाइंड रूप से हम लोग इसको सियाल के नाम से जानते हैं। फिर बारी आती है मेंटल की। मेंटल की बात करें तो यह सिलिकॉन से और मैग्नीशियम से बना है, इसलिए हम इसे सीमा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, सीमा। मेंटल में भी म है और सीमा में भी म है। मेंटल की जो मोटाई है वो 34 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक मौजूद है। इसकी मोटाई अच्छा खासा मोटा है। फिर भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व की अगर बात करें, ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो जो ऑक्सीजन है वो 46%, यानी कि 46.6%, सिलिकॉन 27.72%, और एल्युमिनियम जो है वो 8.13% है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है वो क्रोड कहलाता है, और क्रोड की जो मोटाई है वो 2900, जहां से मतलब आपका कि ये खत्म होता है आपका, ये मेंटल खत्म होता है, वहीं से ये क्रोड शुरू होता है, और ये क्रोड 2900 से लेकर के 6370 किलोमीटर तक है। क्रोड किससे बना है? तो ये नीफे से बना है। डेट मीन्स की निकेल हो गया और फेरम यानी कि लोहा हो गया। तो तीनों को याद करके रख लेना है आपको। अगर भूपर्पटी बोलेगा तो सियाल बोलिएगा, सिलिका और एल्युमिनियम से। अगर मेंटल बोलेगा तो सीमा बोलिएगा, यानी कि सिलिका और आपका मैग्नीशियम से। और यही क्रोड बोलेगा आपका तो नीफे बोलिएगा, डेट मीन्स की निकेल और आपका फेरम से। असंबंधता, अंग्रेजी में इसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। होता क्या है कि जहाँ पे 2 परतें यानी कि क्रोड और ये मेंटल मिल रहा होगा, तो वहाँ पे दोनों ही परतों के जो प्रॉपर्टीज है वो मिलते हैं। तो यही वो जगह है जिसे हम डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। सीधी लैंग्वेज में अगर कहते तो जहाँ पृथ्वी की 2 परतें आपस में मिलती है ना, उसे ही डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। तो ये मुख्य रूप से 5 होती हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या देखते हैं। 4 ही दिया हुआ है, जैसे कि ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच में भिन्नता पाई जाती है, या फिर आप कह सकते हो कि जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, यानी कि असंबंधता। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला जो है उसे हम मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, क्रस्ट और मेंटल। और मेंटल और कोर को जो अलग कर देता है वो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं कि जो ऊपरी और निचला क्रस्ट है उसके बीच वाला जो है वो कॉनराड असंबंधता है। क्रस्ट और मेंटल मोहो असंबंधता, और मेंटल और कोर जो हो गया वो गुटेनबर्ग असंबंधता। ऊपरी कोर और निचला कोर वाला जो असंबंधता है उसे लहमेंस असंबंधता के नाम से जानते हैं। यानी कि ये चारों को आप याद रख लीजिएगा। फिर पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ है वो मैग्मा, और यही मैग्मा जब धरती पे आ जाता है तो हम उसे लावा के नाम से जानते हैं। भूपर्पटी देखिएगा, भूपर्पटी का जो औसत घनत्व है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है,
और पृथ्वी का अगर औसत घनत्व बोलेगा तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या जो है वो 6370 किलोमीटर है। याद रखिएगा, त्रिज्या कितनी, 6370 किलोमीटर है। और पृथ्वी की आंतरिक परतों का जो घनत्व है वह ऊपरी परतों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए तो वो नीचे चली गई है। निकेल और फेरम जो आप देखोगे, वो जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी धीरे धीरे, तो जो ज्यादा डेंसिटी वाली मटेरियल्स थे वो पृथ्वी के गर्भ में चले गए, यानी अंदर चले गए। पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। कितना, 1 डिग्री। पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग के द्वारा ज्ञात की जाती है, कार्बन डेटिंग इस्तेमाल नहीं करना। याद रखिएगा, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, यानी लिथोस्फेयर कहते हैं। स्थल मंडल का जो प्रतिशत है वह पृथ्वी को मान लीजिए 100%, तो उसमें जो स्थल भाग है वो 29% है और जल भाग जो है वो 71% पे मौजूद है। अब देखते हैं पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ या शुद्ध जल का प्रतिशत कितना है। तो जो ये आपका 71% था ना जल, उसमें से भी आपको मात्र 2.5% ही जो पानी है वो एकदम शुद्ध जल है, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी समुद्रों में खारा पानी है। इसलिए कहा जाता है कि पानी की बचत कीजिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाइए। स्थल मंडल की जो अधिकतम ऊंचाई है वह आपका 8,850 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट पे है, नेपाल में है। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई जो है वह 11,022 मीटर है, जो कि मैरियाना ट्रेंच में प्रशांत महासागर में है। तो दोनों ही डाटा याद रख लीजिएगा। आगे हालांकि इसमें हम डिटेल करने वाले हैं। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ जो है वो चट्टान कहलाता है, सैल कहलाता है। और चट्टानों के प्रमुख प्रकार की अगर बात करें तो आग्नेय हो गया जो कि लावा से बना है, अवसादी हो गया जो कि लावा की आग्नेय चट्टानों के टूटने से बनता है, अवसाद के रूप में जमा होने से बनता है। फिर जब यही अवसाद कई परतों में जमा हो जाता है तो हीट और प्रेशर के कारण इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, तो उन्हें हम कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। फिर कह देता है कि अग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या क्या है। तो अग्नेय चट्टान अब ग्रेनाइट हो गया, तो जब धरती के नीचे लावा ठंडा हुआ तो वो ग्रेनाइट हो गया, और जो लावा धरती के ऊपर ठंडा हुआ तो बेसाल्ट बन गया। फिर पैगमाटाइट हो गया और डायोराइट हो गया। तो ये जो चारों है वह अग्नेय चट्टान के उदाहरण है। डेट मीन्स की लावा से इनका निर्माण हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण, तो जब बेसाल्ट चट्टानों के टूटने की वजह से जो है वो ये आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है, और लोहा की मात्रा इनमें सबसे ज्यादा होती है। और जानते होंगे कपास प्रोडक्शन में के लिए काली मिट्टी बहुत अच्छी होती मानी जाती है। अवसादी सैलों का निर्माण, अवसादी पत्थरों का सैलों का निर्माण, तो सैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से इनका निर्माण होता है। अवसादों के लगातार जमा होने से पत्थर टूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं, वो जमा होते चले जाते हैं, और जब जमा होने की वजह से जो जिस तरह के पत्थरों का निर्माण होता है उन्हें अवसादी बोलते हैं। रेसिडुअल नाम ही अंग्रेजी में इसे। चूना पत्थर या डोलोमाइट बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमेरेट उदाहरण क्या है भाई, तो ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। क्या क्या मैंने बताया, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, कोयला हो गया, कांग्लोमेरेट हो गया, ये सब अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल है। फिर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, अच्छा ये क्वेश्चन है। ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला कहाँ है, तो भाई ये जाहिर सी बात है कि ये आगरा किला आगरा में और दिल्ली का किला जो है वो दिल्ली में। तो बना किससे है, तो लाल बलुआ पत्थर से बना है, संगमरमर से मत मार दीजिएगा। कायांतरित सैलों का एग्जाम्पल दीजिए, तो रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण अग्नेय एवं अवसादी सैलों का निर्माण होता है। क्या है भाई, कायांतरित किससे बना है, तो रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण अग्नेय एवं अवसादी सैलों से ही कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। और कायांतरित सैलों के उदाहरण आपको पूछेगा तो स्लेट हो गया, संगमरमर हो गया, सिस्ट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, नीस हो गया, ये सब कायांतरित सैलों के उदाहरण है। अब देखते हैं नीस का, तो नीस कायांतरित रूप है किसका, किससे बना है, बेसिकली पूछ रहा है कि ये जो नीस है ना वो किससे बना है, तो ये ग्रेनाइट से, इसी का कायांतरित रूप नीस है, ये क्वेश्चन पूछता है। संगमरमर जो है, संगमरमर जो है आपका वो चूना पत्थर का बना हुआ है, यानी चूना पत्थर जब आपका ये कायांतरित हो जाता है तो संगमरमर बन जाता है इसका। क्वार्टजाइट किसका है कायांतरित रूप है भाई, तो बलुआ पत्थर से बना है, याद रखिए क्वार्टजाइट, ये अक्सर पूछता है। स्लेट या जो रूपांतरित है किससे बना है, तो ये सैल से बना है। स्लेट किसका रूपांतरित है,
तो सैल का है, और किसी चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता तो अग्नेय और रूपांतरित ये दोनों में ही आपको जीवाश्म नहीं मिलने वाला। अग्नेय तो जल ही जाएगा, रूपांतरित में सब खत्म ही हो जाएगा। ज्वालामुखी क्या है भाई? तो धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र जिससे होकर पिघला पदार्थ लावा, राख और जलवाष्प बाहर निकलता है, उसे ही हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? क्रेटर। और यही जब बड़े आकार के जब ये छिद्र हो जाते हैं तो हम उसे कैल्डेरा के नाम से जानते हैं। दोनों एक ही चीज है, आकार का डिफरेंस है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ जो है वो मैग्मा कहलाता है, और जब ये बाहर आता है तो वो लावा कहलाता है। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है वह धुआंरी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, धुआंरी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरारों से जब जलवाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलता है तब हम उसे गेजर के नाम से जानते हैं। क्या? गीजर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक वाला नहीं है, रियल वाला ये गीजर है, गर्म पानी देता है। ओल्ड फैथफुल क्या है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित गीजर का नाम ही है, जिसे हम ओल्ड फैथफुल के नाम से जानते हैं। बहुत ऊंचा इसका फव्वारा जाता है। हजारों धुआंरों की घाटी हम किसे कहते हैं? तो ये अलास्का के कटमई पर्वत को हम लोग कहते हैं हजारों धुआंरों की घाटी। और प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ये ज्वालामुखी ही कहलाता है, क्योंकि जब अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसी वाल्व के थ्रू जो है वो प्रेशर रिलीज करता है पृथ्वी अपना। सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन है भाई? तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी पूछ देता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो स्ट्रोम्बोली हो गया तथा एटना, ये दोनों इटली के हैं, ये आपका सक्रिय हो गए। कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है, ये भी आपका सक्रिय है, कभी भी फटते रहता है। मोना लोआ हवाई द्वीप में है, याद रखिए, जो कि अमेरिका के कंट्रोल में आता है। फिर बात करते हैं कि भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस, लाइट टावर आप कह सकते हो, लाइट हाउस कह सकते हो, ये कौन है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। और स्ट्रोम्बोली जो है वो लिपारी द्वीप इटली में मौजूद है। प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन है? प्रसुप्त ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी कहलाते हैं जो कि सोए हुए हैं, कभी भी जाग सकते हैं, है ना। ये जापान का आपका हो गया फ्यूजियामा, सो रहा है अभी। विसुवियस हो गया इटली का, सो रहा है। मेयन फिलीपींस में है। क्राकाटोवा सुंडा जमरू मध्य के बीच में है। अब ये शांत ज्वालामुखी क्या है? ये मतलब कि इनका डेड कर गया, ये सो गया, ये फटने वाला कभी नहीं है। ये किलिमंजारो हो गया आपका अफ्रीका में मौजूद है। कोह सुल्तान ईरान में है। पोपा म्यांमार में है। और चिम्बराजो जो है वह इक्वाडोर में है। अब किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है, वहां आपको एक भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कोटोपैक्सी है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर कंट्री में है। विश्व की सबसे ऊंची यानी कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या फिर मृत ज्वालामुखी जो है वो एकांका गुआ है, जो कि एंडीज पर्वतमाला में है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है भाई? तो आपका ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप के बगल में ईस्ट में है, और ये बैरन द्वीप में है। बेसिकली ये जो बैरन द्वीप बना है वो ज्वालामुखी के फटने की ही वजह से बना है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है भाई? तो अमेरिका के हवाई द्वीप में ही है। यानी कि दो चीजें आपने देख ली हवाई द्वीप के बारे में। एक यहाँ पे आपने देखा था, आपको याद होगा तो, एक था एक मौना लोआ। तो मौना लोआ जो है ये भी आपका यही हवाई द्वीप में भी यहीं पे है। और ये एक आपका भी आपने देखा कि जो माउंट सेंट हेलेंस जो है ये भी आपका हवाई द्वीप में ही है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलाऊ है। किलाऊ को चिलाऊ से याद रख सकते हैं, जो कि हमेशा चिल्लाते ही रहता है, ये यानी फटने की कगार पे रहता है। प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी का जो कंपन है वह भूकंप कहलाता है, धरती हिल जाती है। भूकंप का अध्ययन जो है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। और वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है वह अधिक केंद्र कहलाता है। क्या? अधिक केंद्र। और भूकंपीय तरंगों को मापने वाला जो यंत्र है वो सिस्मोग्राफ कहलाता है। क्या? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता का मापन जो है वो रिक्टर पैमाने पर या स्केल पैमाने पर हुआ था, और ये खोज 1935 में हुआ था। रिंग्स ऑफ फायर के बारे में आप जानते होंगे, जो कि प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर। अब हम लोग देखते हैं सागरीय भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी लहरों के बारे में। ये सुनामी के नाम से जानते हैं, हर कोई जानता है। सुनामी जो है जापानी वर्ड है,
सुनामी जो है एक जापानी वर्ड है, और हिंद महासागर में सुनामी जो है वो 26 दिसंबर 2004 को आया था। हम लोग इसमें गए थे चंदा मांगने। भूकंपीय तरंगे होती हैं 3 प्रकार की, एक पी तरंगी, एक एस तरंगे और एक एल तरंगे होती हैं। एक पी तरंगे, एक एस तरंगे और एक एल तरंगे। तो जो प्रारंभिक तरंगे हैं ये पी तरंगे कहलाती हैं। ये पी लेने के बाद किसी का सुनता ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही अवस्थाओं में चलता है, यानी कि ठोस में भी ये ट्रैवल कर सकता है, द्रव में भी और आपका गैस में भी, राइट। और ये वही मैंने इसको याद करने का ट्रिक ये बनाया कि पी लेने के बाद ये किसी का नहीं सुनता और बड़ी तेज तेज चलता है। यानी कि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे इस चीज को डिस्कस करूंगा। तो ये जो पी तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे दैट मीन्स कि ये ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे वाला जो बनेगा आपका वो बनेगा। आपको फिर से बना देता हूं मैं, ऐसे कंप्रेशन, रियरफ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन वाला ऐसे, ये वाला तरंगा है ये सब। उसका जो एस तरंगे है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और ये सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती हैं। जो एल तरंगे हैं वो दोनों ही होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, धरातल तक ही सीमित होती हैं, तो वही एल तरंगे। ठोस, तरल तथा गैस तीनों में से होकर जाती हैं ये पी तरंगे। यानी पी लेने के बाद भाई ये किसी का नहीं सुनता, जो है सब हम पार कर जाएंगे। ये देखिए इससे सॉलिड होता है और जो इस तरंगे हैं सिर्फ ठोस माध्यम से ही गुजरती हैं। सर्वाधिक गति कौन करती है? पी तरंगे। यानी कि पी लेने के बाद ये किसी का नहीं सुनता, सब में चला जाता, सबसे स्पीड में भागता है। सबसे कम गति या आवृत्ति किसकी होती है? तो एल तरंगों की होती है और यही सबसे विनाशकारी होती है, क्योंकि ये आराम आराम से आता है, धीरे धीरे से आता है और सब कुछ हिला जाता है। तो एल तरंगे सबसे विनाशकारी होती हैं और यह धरती तक ही सीमित है और यह अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों ही होती हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले जो पहुंचती है वो पी तरंगे होती हैं, क्योंकि पी लेने के बाद ये किसी का नहीं सुनता, बहुत तेजी के साथ भागता है ये। सर्वाधिक भूकंप जो है वो प्रशांत महासागर में आता है और सामान्य धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग जो है वो पर्वत कहलाता है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो अरावली पर्वत है। कौन है? अरावली पर्वतमाला है। अब हम लोग आगे देखते हैं पर्वत के प्रमुख प्रकार में, फिर देखते हैं। तो ये एक ब्लॉक माउंटेन होता है। ब्लॉक माउंटेन बेसिकली मैंने जब अभी टेलीग्राम पे मैं ले रहा था तो मैंने बताया था कि ये 3 ईंटें ले लीजिए और यही अगर ये ईंटें ये घसक जाएंगी, नीचे की ओर चली जाएंगी, तो ये हिस्सा जो है ना ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका, राइट। तो ये जो है ये ऊपर उठ गया, तो यही हो गया ब्लॉक माउंटेन। या फिर ये ऐसा हो सकता है कि आपने 3 ईंटें बनाई और बीच वाला आपका वहीं का वहीं रह जाएगा या बीच वाला ही धंस जाएगा इसमें, राइट। तो ये ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, राइट। तो ये साइज में ये दोनों उठ गया और जो बीच वाला जो हिस्सा बच गया ये आपका रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाएगा। तो ब्लॉक माउंटेन का निर्माण इसी तरह से होता है। इसे हम भ्रंशोत्स भी कहते हैं। फिर हो गया अवशिष्ट। अवशिष्ट वैसे पर्वतों को कहते हैं जो काफी पुराने यानी लाखों करोड़ों साल पहले जिनका निर्माण हुआ है और वो अब घिस चुके हैं। जैसे कि आप अरावली देखोगे तो अब घिस चुका है, बस पत्थर बचा है उसमें, तो वैसे भोथर हो जाता है, नुकीलापन रहता नहीं उसमें। तो अवशिष्ट का उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत जो ज्वालामुखी के फटने से जिसका निर्माण हुआ है। फिर आपका मोरदार या वलित, जैसे हिमालय जो है जब जो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो वलित पर्वतमाला का निर्माण होता है, याद रखिएगा। अब देखिए उदाहरण, तो ब्लॉक पर्वत का क्या क्या उदाहरण है। तो जो ब्लॉक पर्वत है उसमें सतपुरा जो कि भारत में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है, वासजेस जो कि फ्रांस में है, सॉल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है, सियरा नवादा जो कि यूएसए में है। ये सब ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत जो है वो सियरा नवादा है जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग जो है वो रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट वैली जो है वो जॉर्डन नदी की घाटी है, जाम्बेजी नदी पे बना हुआ है। और अवशिष्ट पर्वतों का अगर आप उदाहरण देखोगे तो ये विंध्याचल हो गया, अरावली हो गया, यूराल हो गया और यूरोप हो गया। जो कि यूराल जो है यूरोप और एशिया को अलग करने का काम करता है, ये भी आप जानते होंगे। फिर देखते हैं वलित पर्वतमाला के बारे में, कि पृथ्वी के संपीड़न से चट्टानों की मुड़ने से इस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है। इसका जो आप उदाहरण देखना चाहोगे तो आपको मिलेगा, ये सबसे पहले हिमालय हो गया, उसके बाद आल्प्स जो यूरोप में है, रॉकी जो कि उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। तो ये सबको याद कर लीजिएगा, कहाँ कौन है ये पूछ देता है। आल्प्स जो है वो यूरोप में है। फिर ज्वालामुखी पर्वत के बारे में बात करते हैं तो मौना लोवा हो गया जो कि
हवाई द्वीप में है, सक्रिय ज्वालामुखी है। वीयूवियस हो गया जो कि इटली में है, कोटोपैक्सी हो गया जो कि इक्वाडोर में है, और फ्यूजियामा हो गया जो कि जापान में है। यू आकार की घाटी का निर्माण तो देखते होंगे हिमनद के द्वारा होता है, याद रखिएगा। तो हिमनद जो है ना ऐसे बहता है, राइट। और ये क्योंकि हैवी होते हैं ना हिमनद, पानी तो है नहीं, बर्फ है ना, तो बर्फ हैवी है इसलिए तो पूरा नीचे से क्रोड करते हुए जाता है, राइट। तो ये पूरा यू शेप का निर्माण कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो यू आकार की घाटी का जो निर्माण है वो हिम नदियों द्वारा लंबवत अपर्दन से हिमानी क्षेत्रों में होता है। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सामान्य तल से ऊंचा होता है वह पठार कहलाता है। सीधी सी बात है कि ये आपका लैंड है और इसके ऊपर ये ऐसे एरिया बन गया, तो ये जो सामान्य तल तो ये था और ये लेकिन उठा हुआ हिस्सा है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि भैया यही पठार हो गया आपका। तो जो संसार का छत है वह पामीर का पठार कहलाता है, पामीर नोट के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। फिर विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है वो तिब्बत का पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार है, और संसार का छत जो है वो पामीर का पठार है। मृतक घाटी डेड वैली कौन है? तो कैलिफोर्निया यूएसए में है। बहुत गर्मी है जबरदस्त वाला यहाँ पे, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। फिर पंजशीर घाटी कौन है? तो ये अफगानिस्तान में है। पंजशीर नदी की वजह से इसका निर्माण हुआ है। पंजशीर नदी जो है पहाड़ों को काटती हुई निकलती है, तो इस घाटी का निर्माण किया है। घाटी क्या होता है भाई? कि ये पहाड़ हो गया ऐसे, तो ये जो बीच वाला जो एरिया है ना, इसी को हम लोग घाटी के नाम से जानते हैं। फिर टेलर घाटी कहाँ है? तो टेलर घाटी से मृत्यु की घाटी कहते हैं, ये अंटार्कटिका में है। सिलिकन वैली कहाँ है? तो कैलिफोर्निया यूएसए में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा, यहाँ गर्म होना चाहिए था क्योंकि सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह कोल्ड डेजर्ट है, याद रखिएगा, अंटार्कटिका है। तो ये सहारा जो यहाँ पे गर्म होना चाहिए, सबसे बड़ा मरुस्थल गर्म मरुस्थल सहारा। सहारा मरुस्थल जो है वो उत्तरी अफ्रीका में है, और कालाहारी मरुस्थल जो है वो बोत्सवाना अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन दोनों में मौजूद है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल ये गोबी नहीं हो सकता, ये अंटार्कटिका होगा, याद रखिएगा। ये होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल जो है वो गोबी है, और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है वह अटाकामा है। अटाकामा जो है वो चिली दक्षिणी अमेरिका में मौजूद है। कहाँ? चिली दक्षिणी अमेरिका में। अटाकामा इतना शुष्क है क्या ही बताएं। जितने भी आपके जो दूरबीन लगते हैं जो कि दूसरे ग्रहों को देखने में इस्तेमाल होता है वो अटाकामा में ही लगते हैं, क्योंकि बादल नहीं है। बादल नहीं है तो फायदा ये है इसके पीछे कि जो साइट है वो होता नहीं है, वो कोई रोकने वाला नहीं है, आराम से क्लियर स्काई रहता है, तो आराम से उसका फोटो वोटो खींचा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये शुष्क क्यों होता है आपकी, इसलिए ये जरूरी है कि आपको इसका जलधारा के बारे में जानना होगा। तो इसके बगल से एक हम्बोल्ट जलधारा गुजरती है जो कि ठंडी जलधारा है। तो जो कि जो ठंडी जलधारा होती है वो भाप नहीं बनने देती, बादल नहीं बनने देती, इसलिए बारिश नहीं हो पाता। इसलिए ये जो अटाकामा डेजर्ट है ना वो आपका सबसे शुष्क मरुस्थल है। और जितने भी मरुस्थल आप देखोगे उसके साइड से कभी कहीं ना कहीं एक ठंडी जलधारा गुजरती है, आप ये नोटिस करोगे। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है वो थार है, भारत पाकिस्तान के बीच में है। एशिया का बंजर भूमि जो है वह थार कहलाता है, और दक्षिणी एशिया का बड़ा मरुस्थल जो है वो थार है, याद रखिएगा। दक्षिण एशिया का ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहते हैं भाई? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो थार को ही कहते हैं। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है भाई? तो चीन में है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। दस्ते लूत मरुस्थल जो कि पूर्वी ईरान में है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत है। अब हम लोग महासागर के बारे में देखने वाले हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और विश्व का दूसरा बड़ा महासागर जो है अटलांटिक है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। आगे देखते हैं कि प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कौन है भाई? तो ये पनामा नहर जो है, इसे ही हम लोग कहते हैं कि प्रशांत महासागर का ये प्रवेश द्वार है। प्रशांत महासागर चौराहा, यानी कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? तो ये है हवाई द्वीप को कहते हैं, जो कि अमेरिका के कब्जे में है। और हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर में है। और बरमूडा प्रवाल द्वीप कहाँ है? तो ये उत्तरी अटलांटिक यानी कि नॉर्थ अटलांटिक में है, याद रखिएगा। और इस टाइप महासागर जो है वो हम लोग अटलांटिक को ही कहते हैं, क्योंकि इसका ऐसे इस तरह से देखोगे ना, इस तरह से इसका है। इधर आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इधर ये यूरोप हो गया,
और यहाँ पे अफ्रीका हो गया। इसलिए हम लोग इस टाइप महासागर भी पूछेगा तो अटलांटिक को ही कहते हैं। और अटलांटिक को दो हिस्सों में हम लोग बांट देते हैं, एक हो गया ऊपर वाला नॉर्थ, एक वो नीचे हो गया साउथ। तो ये बरमुडा प्रवाल द्वीप है वह उत्तरी अटलांटिक में है। उत्तरी 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वह अटलांटिक महासागर में ही मिलती है। सारगेसो सागर जो है वह आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और सारगेसो नामक एक वनस्पति, समुद्री वनस्पति शैवाल है, जिसकी वजह से ही इसका नाम जो है, इसको सारगेसो सागर कहा जाता है। और इसकी खोज सबसे पहले स्पेन के नाविकों ने की थी। महासागरीय मरुस्थल के रूप में हम सारगेसो सागर को ही जानते हैं। डियागो गार्सिया जो है वो हिंद महासागर का द्वीप है। महासागरों के सबसे गहरा भाग जो है वो महासागरीय गर्त कहलाता है, या मैरियाना ट्रेंच कहलाता है सॉरी। तो देखते हैं कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है। तो ये मरियाना या फिर चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है? तो एक अच्छा क्वेश्चन ये डायमेंटीना। क्या है? डायमेंटीना, या फिर इसका एक और नाम है परीखा, जो कि 8047 मीटर गहरा है। यानी कि एक तरह से 800 मीटर मात्र हाइट में कम है ये आपका एवरेस्ट से। फिर देखते सुंडा या जावा गर्त कहाँ है? तो ये हिंद महासागर में है। 90 ईस्ट रिज जो है वो हिंद महासागर में ही है। तो सारे चीज एक बार बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। सैंडविच गर्त कहाँ है? अभी मैंने हवाई आइलैंड के बारे में बताया कि उसे सैंडविच आइलैंड के नाम से जाना जाता था। अब ये सैंडविच गर्त के बारे में बता रहा है, जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। महासागरों की औसत लवणता कितनी है? तो ये 35% है। अगर औसत पूछेगा तो 35% इसका एवरेज हो जाता है। और उच्चतम लवणता कहाँ है भाई? तो टर्की के वान झील में है, जो कि 300% तक है। अमृत सागर की अगर बात करेगा तो जो सागर में आप मृत सागर जो है ये 238% है इसका। तो सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो ये मृत सागर है, डेड सी है, इसमें तैरने लगिएगा आप। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि ही होता है, जो कि नदियां बहाकर चली जाती हैं। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान जो है वो सोडियम क्लोराइड का है। और भूमध्य सागर की लवणता 37 से लेकर के 39% तक है। अरब सागर में लवणता जो है वो 36% तक है, अरब सागर में, जो कि 36% है। और बंगाल की खाड़ी में यही 30% है। तो ही लवणता की वजह से डेंसिटी में अंतर होता है, और इसी की बदौलत जो है वो नामकरण हो जाता है अलग अलग महासागरों के अंदर सागरों का। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को ही हम लोग महासागरीय जलधारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम, ग से गल्फ और ग से गर्म, तो गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा? तो गर्म महासागरीय जलधारा है। लेब्राडोर एवं फॉकलैंड ये ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर, जो लोग जो डॉग लवर होंगे वे जानते होंगे कि लेब्राडोर जो है ना वो काम डॉगी है। लेब्राडोर भी शांत है, ठंडा है। अंगुलहास जलधारा जो है वह हिंद महासागर की जलधारा है और ये गर्म है। हम्बोल्ट या पेरुवियन जो है वो ठंडी जलधारा है, जो कि प्रशांत महासागर में बहती है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है, जो कि अटलांटिक महासागर में बहती है। और महासागरीय जल का तापमान जो है वो 5 डिग्री से लेकर के 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और सूर्य और चांद की वजह से ही ज्वार भाटा आते हैं। दो ज्वारों के बीच का जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, वो 12 घंटा 26 मिनट का होता है। लेकिन एक ही किसी स्थान पे ज्वार और भाटे के बीच का अगर अंतराल देखोगे तो ये 6 घंटा 13 मिनट का आता है। समझ गए? दो ज्वारों के बीच का अगर बोलेगा तो 12 घंटा 26 मिनट, और ज्वार और भाटे के बीच का बोलेगा तो 6 घंटा 13 मिनट का आता है। या फिर अगर बोल देगा कि दो भाटे के बीच का जो डिफरेंस है तो भी 12 घंटा 26 मिनट ही होगा। कहता है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? पहले ही बता चुका, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण फोर्स। पृथ्वी पर उच्च वृहत ज्वार उत्पन्न क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चांद और सूर्य और पृथ्वी एक ही दिशा में हो जाते हैं तो चांद और सूर्य का जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से जो पानी है उसको और ज्यादा ऊपर खींच लेता है, तो इस वजह से होता है ऐसा। पृथ्वी पर 24 घंटों में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा को फील किया जा सकता है। यानी कि 2 बार पानी चढ़ेगा और 2 बार पानी उतरेगा, चढ़ेगा तो उतरेगा ही। सबसे ऊंचा ज्वार जो है फंडी की खाड़ी में आता है। इसको गूगल करके देखिएगा कितना हाइट तक जाता है इसका ज्वार। वायुमंडल को कितना बांटा गया? तो 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल कहलाती है। सभी मौसमी घटनाएं जो है वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है वो क्षोभ मंडल का ही है।
क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की अगर आप हाइट पे जाते हो तो तापमान घटेगा और 1 डिग्री घटेगा, और ये 1 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हो तो 6.4 डिग्री आपका घट जाएगा। अब देखते हैं क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि। तो कब मोटाई में वृद्धि हो जाएगा? तो ये गर्मी के मौसम में ना ये बढ़ जाएगा। वायुयान उड़ते हैं तो समताप मंडल में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ टर्बुलेंस कम होता है, टेम्परेचर का वेरिएंस कम होता है, बादल नहीं है, पक्षी नहीं है, तो बहुत सारी समस्याओं से निदान मिल जाता है। इसलिए यहीं पे वायुयान अपना एक हाइट पकड़ लेते हैं और यहीं पे अपना उड़ान भरते रहते हैं। ओजोन परत की बात करते हैं तो ओजोन परत जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी हम इसे कहते हैं। ये आपका समताप मंडल में ही पाया जाता है और यह स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ पे इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। ओजोन परत जो है वो 15 से लेकर के 35 किलोमीटर तक के रेंज में फैला हुआ है और ओजोन परत जो है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ओजोन परत की जो मोटाई है उसे हम डॉप्सन के यूनिट में मापते हैं। ओजोन छिद्र जो है वह अंटार्कटिक के ऊपर मौजूद है, न कि आर्कटिक के ऊपर। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली जो गैस है वह CFC कहलाती है, यानी कि C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता था, अब हालांकि बंद हुआ है धीरे धीरे। उल्का से संबंधित घटनाएं जो है वो मध्य मंडल में घटित होती हैं और रेडियो या बेतार संचार जो है वो आयन मंडल से संबंधित है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो बहिर्मंडल है। क्या है? बहिर्मंडल, जहाँ पे गैसें धीरे धीरे बाहर चली जाती हैं। संचार उपग्रह जो है वो बहिर्मंडल में ही छोड़े जाते हैं। बहिर्मंडल जो होती है वो हाइड्रोजन और हीलियम वहाँ मौजूद होती है और पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव जो है वो वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से लेकर के 4% तक होती है। कितनी? 0 से लेकर के 4% तक। समुद्र तल पर जो एयर प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर होती है। वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि हवा गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है, तो कहाँ से प्रेशर क्रिएट कर पाएगा। वायुमंडलीय दाब जो है वह बैरोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की जो इकाई है वो बार है और एक बार बराबर होता है आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आ जाएगा आपका। क्या आएगा? आंधी तूफान। यही अगर धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बारिश होने का संभावना रहेगा, और यही अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने का संभावना रहता है। आगे देखते हैं। समुद्र तल के बराबर में पाए जाने वाले समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा जो है वह समदाब रेखा के नाम से जानते हैं, यानी कि आइसोबार। यानी कि वह स्थान जहां एक जैसा प्रेशर है, एयर प्रेशर है, उन सबको एक लाइन से मिला दीजिए मैप में, और जो आपको एक लाइन मिलेगा उसे हम लोग आइसोबार कहेंगे या समदाब रेखा कहेंगे। वायु में जल की जो उपस्थिति है वह आर्द्रता कहलाती है, जिसे हम हाइग्रोमीटर के नाम से नापते हैं। अब देखते हैं गैसों का मिश्रण। तो गैसों के मिश्रण में नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन 0.03% है। अब देखते हैं कि आर्गन जो है वो 0.93% में मौजूद है हमारे वायुमंडल में। तो देखते हैं कि वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस जो है वो रेडॉन है। कौन सा है? रेडॉन है। सबसे ज्यादा मतलब यही पाया जाता है। अच्छा, नहीं पाए जाने वाले, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली जो अक्रिय गैस है वो रेडॉन है। ये नहीं मिलता। लेकिन अगर यही इससे पहले वाला आप देखो क्वेश्चन, तो वो कहता है कि सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन है? आर्गन है। अगर विद्यमान पूछेगा तो आर्गन हो जाएगा, और नहीं पूछतेगा आपको तो रेडॉन हो जाएगा। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का जो संबंध है वो क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। वातावरण और जीवमंडल। पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का जो स्रोत है वो सूर्य है। आपके अंदर, पौधों के अंदर, या जो भी है ऊर्जा का स्रोत है, वह सूर्य का ही एनर्जी है, याद रखिएगा, किसी न किसी रूप से। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम जो तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं वह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। क्या लिखता है कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। वार्षिक तापमांतर जो न्यूनतम है भूमध्य रेखा पे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि सूरज तो सालों भर वहां चमकना ही चमकना है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो आराम से चला जाता है, बादल उसको रोकते नहीं है, क्योंकि बादल है ही नहीं साफ रातों में। ये अगर आप कभी बादल हो जाए तो देखो कि उमस भरा हो जाता है, क्योंकि वो इंफ्रारेड जो है बादलों को पार नहीं कर पाता। बाद में वो जो हमारे जो गैसेज होती है CO2 और अदर मीथेन, वो ट्रैप कर लेती है, जिससे कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। पृथ्वी का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड है।
ग्रीनलैंड द्वीप किसके अधीन है भाई? तो ये डेनमार्क के अधीन है, यानी कि डेनमार्क का वहां रूल चलता है, ना कि ऑटोनॉमी दे दिया है लेकिन डेनमार्क का ही रूल चलता है। सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वह अरब प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप बोलते किसको है? तो प्रायद्वीप जो है आपका इस तरह से होता है, डेट मीन्स कि इधर भी समुद्र रहेगा, राइट, इधर भी समुद्र रहेगा और इधर भी समुद्र रहेगा, यानी कि वह लैंड, वह जमीन जो तीन ओर से समुद्र से घिरा रहेगा लेकिन एक ओर से जो है लैंड से जुड़ा रहेगा, तो हम लोग उस तरह के जमीन को, हिस्से को बोल देते हैं प्रायद्वीप। तो हम लोग का जो इंडियन पेनिनसुला हो गया उसको, हाँ, अंग्रेजी में इसको पेनिनसुला कहा जाता है। तो हमारा भी जो है देश वो भी पेनिनसुला है, फिर इटालियन पेनिनसुला हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे हैं। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो अरब प्रायद्वीप है। फिर सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो इंडोनेशिया है, सबसे ज्यादा इंडोनेशिया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है वह न्यू गिनी है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप की बात कर रहा है। न्यू गिनी द्वीप कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो है, तीसरा। हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर है। बोर्नियो द्वीप विभाजित है इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई के बीच में, याद रखिएगा। बोर्नियो द्वीप किसके कौन कौन देश का कब्जा है वहां पे? तो कब्जा है वहां पे आपका एक इंडोनेशिया का 73% पे कब्जा रखा है, फिर मलेशिया ऊपर वाला हिस्सा आप देखोगे तो ये 26% पे, और ब्रुनेई का भी इस पे कब्जा है, छोटे से हिस्से में। सेशेल्स द्वीप कहाँ है? तो ये हिंद महासागर में सेशेल्स। फिजी द्वीप ये प्रशांत महासागर में है। फिर पम्बन द्वीप कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में पम्बन आइलैंड है। सीप द्वीप कहाँ है? तो फेरो द्वीप, सीप द्वीप कहलाता है, तो फेरो द्वीप समूह को ही हम लोग सीप द्वीप कहते हैं। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो होन्शु है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टोक्यो कहाँ है भाई? जापान स्थित है, तो होन्शु द्वीप में ही है, जो कि जापान की राजधानी में है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। टोक्यो कहाँ स्थित है? तो होन्शु द्वीप में, जो कि जापान का विशालतम द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। अब तो इसको जिला का भी दर्जा दे दिया गया है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप जो है वह उमानंद है, जो कि गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में मौजूद है, यानी दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है, सबसे बड़ा द्वीप भी और सबसे छोटा नदी द्वीप भी। केप वर्ड, और नाम याद रखिएगा, उमानंद। केप वर्डे द्वीप जो है वो अटलांटिक महासागर में है। कहाँ? अटलांटिक महासागर में। हैती द्वीप जो है वो कैरेबियन सागर में है। बैरन द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मध्य अंडमान है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। एशिया में क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है। कौन है? सबसे छोटा देश मालदीव है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप हम किसे कहते हैं? तो ये यूरोप महाद्वीप को कहते हैं। अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप जो है वो अफ्रीका को कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप क्या है? तो दक्षिणी अमेरिका है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, और इसलिए वहां से खाद वाद के लिए जो फास्फोरस, जो कि फास्फोरस बहुत होता है इनके हड्डियों में ना, मलमूत्र में भी, वो यूरिया निकाला जाता है। तो खाद का बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाया गया है। आप डिटेल पढ़ोगे इसके बारे में तो देखोगे, दक्षिणी अमेरिका, पेरू के द्वीप जो तटीय इलाके हैं वहां पे। फिर लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, क्या नाम है? लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस तथा प्यासी भूमि का महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। देखोगे ये ऑस्ट्रेलिया जो है उसका मैक्सिमम हिस्सा जो बंजर है। फिर श्वेत महाद्वीप जो है वो अंटार्कटिका को कहते हैं। श्वेत महाद्वीप जो है वो अंटार्कटिका। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की आदिम जनजातियों के बारे में देखते हैं। तो पिग्मी ये कांगो बेसिन में है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। बद्दू ये सहारा में पाया जाता है। ये तीनों ही है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। पिग्मी, बुशमैन और बुद्दू। पिग्मी आपको कांगो बेसिन में, बुशमैन आपका कालाहारी में, और जो बुद्दू है वो सहारा मरुस्थल में। रॉक सागर स्थित है अंटार्कटिका महादेश में। येलोस्टोन पार्क उत्तरी अमेरिका, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर है और ऊपर में आर्कटिक महासागर है। नई दुनिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई? कि नई दुनिया कहलाता है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है झील कहलाते हैं। क्या? तो झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर है, जो कि यूरेशिया
खारे पानी की झील है। याद रखिएगा, कैस्पियन कैसा है, तो खारे पानी की झील है, और ये सबसे बड़ी झील है। इतनी बड़ी है कि ये कैस्पियन सागर के नाम से जानी जाती है। विश्व की सबसे ताजे पानी की जो झील है वो सुपीरियर झील है, जो कि कनाडा और अमेरिका के बीच में है। विश्व की सर्वाधिक गहरी या प्राचीनतम झील जो है वो बैकाल है, रूस की साइबेरिया में मौजूद है। विश्व की सबसे ऊंची झील जो है वो टिटिकाका, जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर मौजूद है, विश्व की सबसे ऊंची झील। विश्व का सबसे ऊंची नौकायन झील जो है ये टिटिकाका ही है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। विश्व की सबसे नीची झील जो है मृत सागर यानी कि डेड सी है। विश्व की अच्छा झील है, लेकिन ये भी सागर लगाता अपने साथ। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील जो है वो वान झील है, जो कि 300% हम लोग देखे थे। झीलों देखते हैं कि झीलों की वाटिका किसे कहते हैं, तो ये फिनलैंड को कहते हैं। बहुत ज्यादा झील है, बहुत ज्यादा गड्ढा है, बर्फ पिघल जाता है ना तो झील बन जाता है। तो झीलों की वाटिका किसे कहते हैं, तो फिनलैंड को कहते हैं। और हजारों झीलों का देश जो है वो फिनलैंड ही है। शिकागो मिशिगन झील पर, शिकागो कहाँ बसा है, तो मिशिगन झील जो कि अमेरिका पर में ही बसा हुआ है। अंगुलियोनुमा, क्या नाम है, अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र जो है वो न्यूयॉर्क में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो साल्टो एंजेल है। क्या है, साल्टो एंजेल, जो कि 979 मीटर वेनेजुएला में मौजूद है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह टूगेला जलप्रपात है, दक्षिणी अफ्रीका में मौजूद है। पहला तो वेनेजुएला हो गया, दूसरा दक्षिणी अफ्रीका हो गया, वो एंजेल हो गया साल्टो एंजेल, और दूसरा टूगेला जलप्रपात। विक्टोरिया प्रपात जो है वो दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पे है। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पे है। स्टेनली जलप्रपात जो है वो कांगो नदी पर बना हुआ है। कहाँ, कांगो नदी पे। जल डमरू मध्य क्या है, तो जल डमरू मध्य कहता है कि दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती या तथा स्थल खंडों को अलग करती है, जल डमरू मध्य। अब देखो क्या है, जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। तो जिब्राल्टर किसको अलग कर देता है, तो यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता है। यह अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ देती है। तो आप अगर मैप देखोगे तो आप देख लेना, इसमें आराम से दिख जाएगा जिब्राल्टर क्या कर रही है कि दो भिन्न भिन्न जल राशियों, तो यहाँ पे जल राशियां क्या हो गई, अटलांटिक हो गया, भूमध्य सागर हो गया, इन लोग को जोड़ने का काम कर देता है तथा स्थल खंडों को अलग कर देती है। तो स्थल खंड कौन से हो गए, तो ऊपर में आप देखोगे ऐसे, यहाँ पे आपका ये यूरोप हो गया, और नीचे आप देखोगे ऐसे, यहाँ पे आपका ये ऐसे, यहाँ पे आपका अफ्रीका हो गया, राइट। तो ये सारी बातें इसको आप लोग मैप पे क्लियर कर लेना। अब देखते हैं आगे, एशिया, हाँ, भूमध्य सागर की कुंजी कौन है भाई, तो जिब्राल्टर को कहते हैं। किससे, तो जिब्राल्टर को। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को अलग करती है तो बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का भी काम करती है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है वह डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि जो है वह ग्रीनलैंड, क्या, ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग करने का काम कर देती है, जो कि कनाडा में है। डेविस जल संधि जो है वह जोड़ती है किसको, तो ये आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है ये डेविस जल संधि। हिंद महासागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है, तो हिंद महासागर को लाल सागर से बाब अल मंदेव जल संधि जोड़ देता है। क्या है, बाब अल मंदेव जल संधि। और विश्व की सबसे बड़ी नहर जो है वो स्वेज नहर है। कौन है, स्वेज नहर, न कि पनामा। स्वेज नहर जो है वो मिस्र के सीनाई पेनिनसुला में है। और स्वेज नहर किसको जोड़ देती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ देती है। इसकी लंबाई जो है 164 किलोमीटर है। और यहां से आपको इंपोर्टेंट बनने वाला है कि स्वेज नहर का निर्माण जो है वो 1869 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ, 1869 ईस्वी में बना है ये। और स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1956 में कर लिया गया। अब देखते हैं पनामा के बारे में। पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो पनामा नहर जो है अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ देती है, और ये अमेरिका में, और इसका निर्माण 1914 में हुआ है, यानी कि पनामा बाद में बना है। विश्व की सबसे व्यस्ततम जो नहर है वह कील नहर है। पनामा और आपका स्वेज नहीं है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे व्यस्ततम जो नहर वह कील नहर है।
कील नहर किसको जोड़ देती है? तो कील नहर जो है वो उत्तरी सागर को यानी कि नॉर्थ सी को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है, जो कि जर्मनी में मौजूद है। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सू नहर सुपीरियर झील को हुरान या ह्यूरान झील से जोड़ देती है, जो कि उत्तरी अमेरिका में मौजूद है। करीबा बांध स्थित है जाम्बेजी नदी पे। कहाँ? जाम्बेजी नदी पे। विक्टोरिया जलप्रपात जो जाम्बेजी नदी पे ही बना हुआ है। आसवन बांध जो है वो नील नदी पर अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में मौजूद है। इसका निर्माण 1960 में हुआ है। किसका? आसवन बांध का। नूरेक बांध का निर्माण किया गया, यह ताजिकिस्तान में बक्स नदी पे किया गया है नूरेक बांध का निर्माण। ओराविले बांध है अमेरिका में फीद नदी पे मौजूद है। और प्रवाल भित्तियों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो कहता है कि समुद्र के भीतर स्थित चट्टान जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्माण होता है, उसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। जैसे कि शंख हो गया, तो शंख क्या है? अपने ऊपर एक जीव ही तो है, तो अपने ऊपर एक खोल बना लेता है, और खोल जब मर जाता है तो खोल वही का वही रह जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट से बना कुछ होना है नहीं। यही लाखों सालों में कई और शंख बनेंगे मरेंगे तो ये पहाड़ बन जाता है। तो उनसे एक तरह का एक धीरे धीरे वो लैंड का शेप ले लेता है, उसी को बोलते हैं प्रवाल भित्ति। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर हो गया पूर्वी यानी कि ये वाला इलाका में प्रशांत महासागर में मौजूद है। बादलों में जलवाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया बारिश कहलाती है। वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है? तो वायुमंडल में नमी पर, और सर्वाधिक नमी मतलब अधिक वर्षा सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइट या समवर्षा कहलाती है। इससे पहले हम लोग समान दाब वाली रेखा देखे थे। वर्षा मापने का जो यंत्र है वो रेन गेज या प्लूवियोमीटर के नाम से जानते हैं। और सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल जो है पच्छाद मेघ कहलाते हैं। मोती की माला जो है किसे कहिएगा? तो पच्छाद मेघों के ही कहिएगा। और निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल को वर्षा मेघ कहते हैं। गोभी के फूल जैसा कौन दिखता है? तो कपासी मेघ दिखाई देता है। रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते कम आर्द्रता के कारण। पूछ सकता है क्यों नहीं बरसता भाई? तो बोलता है कि आर्द्रता ही नहीं है, कहां से बरसे। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला जो यंत्र है वो नेफोस्कोप कहलाता है। इससे पहले हम लोग आर्द्रता को मापने वाला देखे थे। फिर कृत्रिम वर्षा के लिए क्या किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा कि सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ये करते हैं ताकि हम लोग का जो कृत्रिम वर्षा कराई जा सके। चाइना इसका अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। वर्षा के प्रमुख प्रकार कितने हैं? तो एक संवहनीय वर्षा हो गया, एक पर्वतीय हो गया, चक्रवाती हो गया। चक्रवाती ना है, बहुत बढ़िया है। सर्वाधिक वर्षा होती है विषुवत रेखा पे होती है, क्योंकि विषुवत रेखा जो गुजर रही है अधिकतर समुद्र के माध्यम से गुजर रही है, बीचों बीच गुजर रही है। तो वहीं से कहने का मतलब है कि विषुवत रेखा डेट मीन्स के वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं सालों भर। जब सीधी पड़ती है तो समुद्र बहुत ज्यादा गर्म होता है। जब बहुत ज्यादा गर्म होता है समुद्र की वजह से तो भाप बनेगा तो बारिश होगा। कहता है कि विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है तो ये संवहनीय वर्षा होती है। अच्छा क्वेश्चन पूछता है कैसी वर्षा? तो संवहनीय वर्षा होती है। फिर शीतोष्ण प्रदेशों में कैसी वर्षा? तो शीतोष्ण में चक्रवाती वर्षा। फिर थल एवं समुद्र समीर बनने के कारण क्या है? तो ये संवहन ही है। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? संवहन ही है। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर चक्रवात में होते हैं तो केंद्र में निम्न दाब और बाहर में उच्च दाब होता है चक्रवात में। फिर अयनवर्ती क्षेत्रों यानी कि कर्क और मकर रेखा के मध्य में उत्पन्न चक्रवात जो है वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। क्या है? उष्ण मानी गर्म, कटी मतलब क्षेत्र यानी उष्ण गर्मी वाले क्षेत्र में उठने वाले चक्रवात कहलाते हैं। अयनवर्ती क्षेत्रों में कर्क और मकर रेखा के बीच में बनने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन में टाइफून, अमेरिका में हरिकेन और भारत में चक्रवात कहते हैं। क्या क्या? तो ये विली विली, चीन में टाइफून, अमेरिका में हरिकेन, भारत में चक्रवात। टॉर्नेडो है क्या है? ये उष्ण कटिबंधीय तूफान है जो अमेरिका के कैरेबियन सागर में उठते हैं। यानी कि है एक ही चीज लेकिन अलग अलग देशों में हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये विली विली हो गया, ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? विली विली, चाइना में इसको टाइफून, और जापान में भी टाइफून, अमेरिका में हरिकेन
और भारत में इसे चक्रवात के नाम से, क्योंकि चक्र जैसा घूमते रहता है। तो जैसा देश जैसा भाषा वैसा नाम। और टॉर्नेडो क्या है, तो ये भी उष्णकटिबंधीय तूफान है जो कि अमेरिका के कैरिबियन सागर में ही उठता है। कहता है आगे कि टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए क्या इस्तेमाल कीजिएगा, तो हम इस्तेमाल करेंगे फुजीटा स्केल का। टॉर्नेडो प्रभावित अमेरिका का बृहद मैदानी भाग मिसिसिपी क्या कहलाता है, तो टॉर्नेडो एलाई कहलाता है। भैया उसका बेस्ट फ्रेंड है, ये बार बार उससे मिलने आते रहता है। कहने का मतलब यही है आपके लिए। अब देखते हैं कि हरिकेन उठते हैं। तो हरिकेन कहाँ उठते हैं भाई, तो ये अटलांटिक महासागर में उठते हैं हरिकेन। टाइफून प्रशांत महासागर में उठते हैं, जो कि चाइना जापान वाले अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। पवन क्यों चलती है, पवन चलती है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से। अभी उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब को समझने के लिए हमारा VC ज्वाइन कीजिएगा और वहां पूछ लीजिएगा अगर आप यहां तक पहुंचते हैं तो, जो कि टेलीग्राम में होता है। फेरल के नियम किससे संबंधित है, तो ये पवन की दिशा से संबंधित है। पछुआ पवन कहलाती है 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली हवाओं को हम लोग पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। पश्चिम से पूर्व, यानी कि ये हो गया आपका, ये हो गया ईस्ट, उत्तर पूर्व हो गया ना, ये पश्चिम हो गया आपका, राइट। तो ये कहता है पश्चिम से पूर्व, यानी कि इधर से इधर पवनें बहेंगी। कहता है कि गरजता 40 सा, प्रचंड 50 सा और चीखता 60 कहा जाता है, तो पछुआ पवन कहा जाता है इन्हें, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं। फिर कहता है कि व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं, तो व्यापारिक पवनें जो है आपका उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं, यानी कि 30 से 35 डिग्री के बीच में चलती हैं। कहता है कि मिस्ट्रल स्थानीय पवन है कहाँ का, तो ये अलग अलग पवनों को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये जो मिस्ट्रल स्थानीय पवनें है ना, वो आपकी स्पेन और फ्रांस में इसको कहा जाता है मैस्ट्रेल। एक मिस्ट्रल था, अब हम लोग देखते हैं मैस्ट्रेल स्थानीय पवन है, तो उत्तरी इटली का ये पवन है। और हरमट्टन पवन जो है वो सहारा रेगिस्तान में चलता है। डॉक्टर पवन जो है वो हरमट्टन पवन जो गिनी तट पर चलती है, उसी हम लोग डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। सीमूक पवन का है भाई, तो अरब के रेगिस्तान में चलता है। नॉर्वेस्टर जो है वो न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन को कहते हैं। लू क्या है, तो उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को लोग लू के नाम से जानते हैं। फिर ब्लैक रोलर क्या है, ब्लैक रोलर ये धूल भरी आंधी जो कि अमेरिका में चलती है, उसे हम लोग ब्लैक रोलर के नाम से जानते हैं। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी कौन है, तो ये वेलिंगटन ये है जो कि न्यूजीलैंड में है। ब्लिजर्ड क्या है, तो ये बर्फ के कणों से युक्त झंझावात को हम लोग ब्लिजर्ड के नाम से जानते हैं। नॉर्वेस्टर्स क्या है, भारत में चलने वाली स्थानीय पवन को हम लोग कहते हैं नॉर्वेस्टर, राइट, याद रखिएगा। और ये इसको एक काल बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। फिर कहता है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 डिग्री या 10 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है वह डोल्ड्रम या फिर शांत कटिबंध कहलाता है। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं, विषुवत रेखा के पास मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन कहलाते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय वन। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ मिलते हैं, तो अमेजन बेसिन ब्राजील के पास मिलते हैं। और शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। कहाँ, शीतोष्ण क्षेत्र में। धरातल समतल या निम्न भूभाग जो है वह मैदान कहलाता है। चूने पत्थर से निर्मित मैदान कास्ट मैदान कहलाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा कि चूने पत्थर से निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं, तो कास्ट मैदान कहलाते हैं। कहता है आगे कि हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान क्या है, तो लोएस मैदान है। इन दोनों चीजों याद रख लीजिएगा कि चूना पत्थर से निर्मित मैदान कास्ट मैदान कहलाता है और हवा से उड़ाकर लाई गई मिट्टी लोएस मैदान कहलाती है। पृथ्वी की सतह से होकर जाने वाली रेखा विषुवत रेखा है, बीचों बीच से याद रखिएगा। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का जो भाग है वो उष्ण कटिबंध, कटी मतलब क्षेत्र और बंध मतलब एरिया, तो मतलब कि गर्म क्षेत्र कहलाता है। 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे। 30 डिग्री से लेकर से 45 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो क्षेत्र है वो उपोष्ण कहलाते हैं, यानी कि ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी। फिर 45 से 60 वाला जो है वो शीतोष्ण होता है, यानी कि थोड़ा ज्यादा ठंडा हो गया और गर्म हो गया।
फिर आपका उत्तरी अमेरिका और कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग प्रेरी के नाम से जानते हैं, उत्तरी अमेरिका, और कनाडा में घास के मैदान को प्रेरी। और यही एशिया यूरोप में फैले शीतोष्ण घास के मैदान स्टेपीज के नाम से जानते हैं। एशिया और यूरोप में घास के मैदान स्टेपीज। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को हम लोग सवाना कहते हैं, और अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। दोनों डिफरेंस याद रखिएगा कि अगर अफ्रीका में पूछेगा कि उष्ण घास के मैदान तो सवाना कहिएगा, और शीतोष्ण घास के मैदान कहिएगा पूछेगा तो वेल्ड के नाम से जानते हैं हम इसे। कहता है कि अर्जेंटीना जो कि दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान है, वो उसे हम पंपास के नाम से जानते हैं। अर्जेंटीना में यानी कि दक्षिणी अमेरिका में यही पंपास हो गया। और अर्जेंटीना का जो हृदय है वह पंपास को ही कहते हैं। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कंपास या कंपोज के नाम से जाने जाते हैं। सिल्वास घास के मैदान पाया जाता है, ये अमेजन नदी घाटी दक्षिणी अमेरिका में सिल्वास है। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान लानोस के नाम से जानते हैं। अब मिट्टी का अध्ययन जो है वो पेडोलॉजी कहलाता है। केशिका क्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में, यानी कि न्यून ब्लूई मिट्टी। टेरारोस होता है, एक लाल चिकनी मिट्टी को ही हम लोग टेरारोस के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। किससे? ये चूना पत्थर से होता है। मृदा संरक्षण का अर्थ क्या है? यानी कि मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरता को बनाए रखना। कोयला का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है, पहले ही पढ़ लिए। कोयला के प्रमुख प्रकार होते हैं तो 4, ए, बी, एल, पी। तो ए से एंथ्रासाइड, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट और पी से पीट। तो हो गया ए, उसके बाद बी, उसके बाद एल, पी। तो ए, बी, एल, पी। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट है। सबसे निम्न स्तर का जो कोयला है वो पीट है। भूरा कोयला के रूप में हम लोग लिग्नाइट को जानते हैं। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। नील नदी का जो उद्गम है वह विक्टोरिया झील है, और नील नदी का जो उपहार है वो मिस्र को कहते हैं। अगर नील नदी नहीं होता तो मिस्र भी नहीं हो पाता, पानी कहाँ से पीता। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा जो शहर है वो काहिरा है। और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी या चौड़ी नदी अमेजन बेसिन है। क्या है? किस दृष्टि से? तो सबसे क्षेत्र अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजन ही है, याद रखिएगा। कहता है आगे कि विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी जो कौन है? तो ये हवांग हो है, हवांग हो। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है, और पूर्व का मोती जो है वो श्रीलंका को ही कहते हैं। म्यांमार की जीवन धारा इरावती नदी है। यांगून स्थित जो है वो इरावती के किनारे ही है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो वोल्गा है, यूरोप की वोल्गा। और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो डेन्यूब है। वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड जो है वो डेन्यूब नदी पर ही बसा हुआ है। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगटीसी नदी है। क्या है? यांगटीसी नदी। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे मौजूद है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है, जिसे हम फैशन नगरी के नाम से भी जानते हैं, वह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। इटली की गंगा जो है पो नदी को हम लोग कहते हैं। किसको? तो ये पो नदी को हम लोग कहते हैं। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को कौन अलग कर देता है? तो ये अलग करता है एलिफेंटा पास। कौन है? एलिफेंटा पास। ये पूछता भी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वो राइन नदी है। जर्मनी का नगर वान कहाँ है? तो राइन नदी पे बना हुआ है, बसा हुआ है। बर्लिन जो कि जर्मनी का कैपिटल भी रहा है, वो स्प्री नदी के तट पर मौजूद है। बर्लिन स्प्री नदी। और बैंकॉक ये मेनाम नदी के तट पे है। नोम पेनह जो है कंबोडिया का कैपिटल, मेकोंग नदी पे है। रोम जो है इटली के कैपिटल, वो टाइगर नदी पे है। टाइगर नहीं, टाइबर नदी पे बसा हुआ है। मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो नदी काट देती है। दक्षिण अफ्रीका की ये नदी है लिम्पोपो। मकर रेखा को 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो ये जायरे नदी। याद है कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जायरे नदी जो है वह विषुवत रेखा को 2 बार काट देती है। कर्क रेखा को कौन 2 बार काटती है? तो माही नदी 2 बार काटती है। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है वो मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र है। मरे डार्लिंग नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बहती है।
बाल्टोरा ग्लेशियर जो है बाल्टिस्तान में है। एमू और कोकाबर्रा पक्षी जो है वो न्यूजीलैंड में मिलता है। पेंगुइन पक्षी जो है वो अंटार्कटिका का में पाया जाता है। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र जो है एंटवर्प जो कि बेल्जियम में मौजूद है। कहता है कि मिस्र के किसानों को क्या कहते हैं, तो फेलाह कहते हैं। मिस्र के किसानों को फेलाह कहते हैं। और एबोरिजिन्स जो है वह ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को कहते हैं। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी कहलाते हैं। फिलहाल में इसका बहुत बड़ा हक्का डांस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है वहाँ के एक एमपी का, न्यूजीलैंडियन लड़की का। किर्गिज मूल निवासी कहाँ के हैं, तो किर्गिज जो है वो मध्य एशिया सेंट्रल एशिया के हैं। रेड इंडियन ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है। एनु जनजाति जापान की मूल निवासी है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग इंग्लिश चैनल कर देता है। कोलोराडो उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार हैं। कोलोराडो है तो उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार में है। ब्राजील का कहवा बाग क्या कहलाता है, तो फजेंडा कहलाता है। ब्राजील का ऐसे भी कॉफी फेमस है, तो जो बाग है वह फजेंडा कहलाता है। ब्लैक हिल्स जो है वो अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन या कार इंडस्ट्री केंद्र जो है वो डिट्रॉयट है जो कि उत्तरी अमेरिका में है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर अवस्थित है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। पूछ देगा कि दुनिया का सबसे निचला मृत बिंदु सागर कहाँ है भाई, तो ये जॉर्डन और इजराइल में है। हैम्बर्ग शहर किस देश में है, तो ये जर्मनी में है। विश्व के स्थलबद्ध देशों की संख्या 45 है। ऐसे 45 देश हैं जिसकी सीमा किसी सागर से नहीं लगती। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश जो है वो कजाकिस्तान है। और गोल्डन गेट ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ है गोल्डन गेट, तो ये फ्रांसिस्को में। रूर घाटी किस देश में है, तो जर्मनी में है। रूर यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है, लंदन है। और गर्म स्थल अल अजीजियाह जो है वो लीबिया में है। पेंटागोनिया के पठार दक्षिणी अमेरिका में है। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में है। मोनाको इटली एवं फ्रांस के बीच में छोटा सा देश है। डॉगर बैंक क्या है, तो ये डॉगर बैंक उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है। क्या है, डॉगर बैंक। और ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र जो है वह उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड पर है। आइसोनिफ क्या है, आइसोनिफ बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं आइसोनिफ। 3 हो गए अब तक। फिर कहता है कि इंसेल ब का निर्माण पवन के अपरदन से है। विश्व में समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी कनाडा की है। बाकू क्यों प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम के लिए फेमस है और ये अजरबैजान में है। बाकू उसका कैपिटल भी है। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। कहता है कि नगरों का नगर कौन है, तो न्यूयॉर्क को हम लोग नगरों के नगर के नाम से जानते हैं। कहता है आगे, अब ये खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, लिसन एंड रिवाइज।